एम्प्लॉय का शेयर होता है और एम्प्लॉयर का शेयर होता है। तो ये डिपॉजिट्स जो है, ये एम्प्लॉय का शेयर जो है ये 12% का जो बेसिक सैलरी आता है और 3.67% जो है वो आपका एम्प्लॉयर शेयर में आएगा यहाँ पे। उसके अलावा जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर शेयर का 12% में से, वो आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये देखेंगे कि आपकी ईपीएफ की पासबुक कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि आपको ईपीएफ बैलेंस पता चल सके। दोस्तों इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जब भी आपकी सैलरी आती है उसमें से आप 12% ऑफ बेसिक सैलरी ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कितना परसेंटेज आपके ईपीएस में भी कंट्रीब्यूट होता है ये भी हम चेक करेंगे एग्जांपल्स के जरिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों ईपीएफ पासबुक में लॉगिन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। तो ईपीएफ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये जो फंड है ये आपके रिटायरमेंट फंड की तरह आप इसको ले सकते हो। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो दोस्तों आपका जो बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो कंपोनेंट है उसमें से 12% जो है आपका ईपीएफ की तरफ कंट्रीब्यूट होता है हर महीने। तो दोस्तों समझो एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी 10,000 की मंथली बेसिक सैलरी है तो उसमें से आपका 1200 एज अ पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों, और यही डिडक्शन आपके सीटीसी में भी दिखाया जाता है। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि जो 12% ऑफ बेसिक सैलरी आपका कंट्रीब्यूट होता है वो सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो 1200 आप कंट्रीब्यूट करोगे आपके ईपीएफ के अकाउंट में, सेम अमाउंट जो है एम्प्लॉयर की तरफ से भी आएगा 1200 रुपीज। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ईपीएफ के ऑप्शन को चूज कीजिए जब भी आप अपना जॉब शुरू करते हो, क्योंकि दोस्तों इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से भी आएगा। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज नहीं किया तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आपको नहीं मिलने वाला। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, समझो 12% जो है एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके दो पोर्शन होते हैं। तो 3.67% जो है वो आपके ईपीएफ के अकाउंट में जाएगा एज अ प्रोविडेंट फंड, और जो बचा हुआ 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा दोस्तों। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ 12% वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों इसका एक्चुअल कैलकुलेशंस कैसे होता है ये हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कि जो 12% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर होता है 3.67% आपका ईपीएफ में जाएगा, बचा हुआ 8.33% जो है वो ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा। अब दोस्तों ये ईपीएफ और ईपीएस में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो दोस्तों जो ईपीएफ का कंपोनेंट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा उनमें सारे एम्प्लॉयज आएंगे। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ज्यादातर चांसेस है कि आपका जो ईपीएफ है वो डिडक्ट होता है और आपके ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होता है हर महीने। और दोस्तों ईपीएस जो है उसमें एक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का लिमिट लगाया गया है दोस्तों। तो जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 तक की है वो लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 के ऊपर है दोस्तों उनके अकाउंट में मैक्सिमम 1,250 रुपीज का ही कंट्रीब्यूशन आएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। ये 1,250 रुपीज का फिगर पे हम कैसे पहुंचे ये हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स के जरिए। दोस्तों जहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल है तो आपके पीएफ के अकाउंट में आपको मंथली इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हर महीने में आपका जो भी बैलेंस है उस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा। उसके बाद जैसे ही साल खत्म होता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो जो भी इंटरेस्ट आपका होता है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे हमने पीपीएफ के कैलकुलेशन में भी देखा है कि आपका मंथली इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंडिंग होता है आपके पीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों जहां तक टैक्सेशन का सवाल है तो आपका जो ईपीएफ का जो इंटरेस्ट है उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन समझो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट आपके ईपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है तो जो ऊपर के अमाउंट का जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आपने एक ईपीएफ का अकाउंट ओपन किया जब आपने जॉब को स्टार्ट किया और आपने 5 साल के अंदर ही अंदर इस ईपीएफ अकाउंट को क्लोज किया और जो भी अमाउंट है उसको विड्रॉ किया, तो दोस्तों इस केस में आपको 10% का टैक्स जो है वो पे करना होगा। और अगर आपने 5 साल के बाद इसको विड्रॉ किया तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों दूसरी तरफ जो ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, ये आपका जब रिटायरमेंट आपको होता है उसके बाद आपको या तो पेंशन मिलेगी या फिर आप कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हो 10 साल
साल के अंदर ही अंदर जब से आपने आपकी सर्विस शुरू की है, तो दोस्तों ये दोनों ही अमाउंट या तो आपको पेंशन मिलेगा या फिर आपका जो भी लमसम अमाउंट है वो मिलेगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको टैक्सेबल होगा। दोस्तों जहां तक पार्शियल विड्रॉवल का सवाल है, तो ईपीएफ के अकाउंट में आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आपके पास वैलिड रीजंस है, जैसे कि आपके चिल्ड्रन की फर्दर एजुकेशन की मांग है या फिर मैरिज की मांग है, तो दोस्तों आप पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हो। अब कितना अमाउंट आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट भी आप विड्रॉ कर सकते हो आपके ईपीएफ के अकाउंट में, प्रोवाइडेड कि आपके पास वैलिड रीजंस हैं। दोस्तों जब हम ईपीएफ के विड्रॉवल की बात करते हैं, तो 1 महीने के बाद आप 75% तक विड्रॉ कर सकते हो, और 2 महीने के बाद यानी कि 2 महीना हो गया और आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उसके बाद आप पूरा 25% जो बचा हुआ है आपका अमाउंट, वो भी आप ईपीएफ से विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि 2 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आप पूरा का पूरा जो पैसा है आपके ईपीएफ के अकाउंट में, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों जहां तक ईपीएस का सवाल है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस दिए हैं, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट मिल सकता है अगर आपको विड्रॉ करना है। दोस्तों जहां तक टैक्स सेविंग की बात आती है, तो हम सबको पता है कि सेक्शन 80C में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जब आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही चूज करना पड़ेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सको। आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाया है एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से, जहां पे मैंने आपको समझाया है एग्जांपल्स के जरिए आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस। तो दोस्तों वो वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपकी जो ईपीएफ पासबुक है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों हम यहाँ पे ईपीएफ की पासबुक कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो हम गूगल पे आएंगे और टाइप करेंगे ईपीएफ पासबुक। दोस्तों यहाँ पे ईपीएफ पासबुक सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा ईपीएफओ मेंबर पासबुक एंड क्लेम स्टेटस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर दोस्तों ये वाला लॉगिन पेज हो जाएगा। तो आपके पास आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो हम आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और फिर दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका नेम और फिर यूएएन नंबर जो है और फिर पैन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे आप एक मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर सकते हो अपना जो पासबुक है उसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मेंबर आईडी सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। तो या तो आप ये न्यू पासबुक जो है उसको व्यू कर सकते हो, या फिर जो पुराने तरीके के जो पासबुक होते थे दोस्तों वो भी आप व्यू कर सकते हो यहाँ से, जो कि आपको पूरा का पूरा यानी कि फुल फाइनेंशियल ईयर जो पिछले साल के भी थे उसका भी डेटा आपको दिखेगा। तो दोस्तों हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक करते हैं कि हमारे पासबुक का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ईई बैलेंस यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है ईपीएफ के अकाउंट में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये जो टोटल बैलेंस है वो आज की डेट में कितना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप जो ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हो, जैसे कि हर साल में हर फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटस है हर एक महीने में, जैसे कि आपको मैंने समझाया है कि एम्प्लॉय का शेयर होता है और एम्प्लॉयर का शेयर होता है। तो ये डिपॉजिट्स जो है ये एम्प्लॉय का शेयर जो है ये 12% का जो बेसिक सैलरी आता है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, वो वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। और 3.67% जो है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस वो आपका एम्प्लॉयर शेयर में आएगा यहाँ पे। उसके अलावा जो पेंशन कंट्रीब्यूशंस है, तो जो बचा हुआ 8.33% है एम्प्लॉयर शेयर का 12% में से, वो आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक महीने का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों और एक यहाँ पे ये है कि ये जो एंट्री है इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2017, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 के लिए जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो उस डेट में यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एम्प्लॉय के शेयर में अलग से आपको इंटरेस्ट डिस्प्ले किया जा रहा है और एम्प्लॉयर के शेयर पे अलग से इंटरेस्ट डिस्प्ले किया जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको ईपीएस के अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो आपका जो डिपॉजिट्स है आपको उतने ही पैसे जो हैं आपके अकाउंट में रहते हैं, लेकिन आपके ईपीएफ के अकाउंट में जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% का चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ईयरली रिव्यू जो उनका होता है उसके हिसाब से वो कितना इंटरेस्ट रेट देंगे आपके ईपीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों अगर हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये 1464 जो है ये 12% ऑफ बेसिक सैलरी है जो कि एम्प्लॉय की सैलरी है। तो दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं। 1464
जो कि 12% है, यानी कि 1% जो इसका होगा वो होगा, हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये आपका 1% हुआ ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि पूरी बेसिक सैलरी कितनी होगी, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 12,200 की जब बेसिक सैलरी आती है तो उसका 12% होता है आपका 1464। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे वापस से, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1464 ये वाला अमाउंट आपके एम्प्लॉय शेयर में आ गया। अब एम्प्लॉयर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमें सेम 12,200 का जो बेसिक सैलरी है उसको लेना है। तो 12,200 का बेसिक सैलरी हमने लिया, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.67% से, क्योंकि ये वाला जो है ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% में से आपके ईपीएफ के अकाउंट में, और फिर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका 447.74 यानी कि 448 रुपीज़ आपको यहाँ पे आ गए। और जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी कि अगर हम 1464 को इसमें से निकालते हैं तो बचेगा 1016 रुपीज़, वो वाला अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा, जो कि आपका होगा अप्रोक्सीमेटली 8.33%। तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें, आपका बेसिक सैलरी है 12,200 का, मल्टीप्लाई करेंगे 8.33% और डिवाइड करेंगे 100 से, तो दोस्तों आपको ये वाला फिगर यहाँ से मैच करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1016 ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है एम्प्लॉयर की तरफ से वो है 1250। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके ईपीएफ में चला जाएगा, जो भी एम्प्लॉयर का शेयर होगा। अगर हम देखें 1812 का जो ये है 12% ऑफ बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूशन है, तो इसके हिसाब से हम अपना जो बेसिक सैलरी है वो निकालते हैं। 1812 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ताकि हमें 1% मिलेगा, और फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि हमें हमारी बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो अमाउंट है वो मिलेगा। अब इस चीज़ का हम 12% निकालेंगे तो हमें ये वाला अमाउंट मिलेगा। तो 15,100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1812। अब ये जो 15,100 है इसका 3.67% आपको यहाँ पे दिखेगा, इसका 8.33% पेंशन कंट्रीब्यूशंस में जाएगा। तो इसका अगर हम 8.3% निकालेंगे, 15,100 मल्टीप्लाई बाय 8.33 डिवाइडेड बाय 100, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जाता है 1250 से भी ऊपर, जो ऊपर के 8 रुपए हैं वो एक्स्ट्रा हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें से सिर्फ 1250 ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बचा हुआ जो 7 या फिर 8 रुपीज़ है वो आपके इस कंट्रीब्यूशन में ऐड किया जाएगा। तो अगर हम उस चीज़ को देखें तो 15,100 मल्टीप्लाई बाय 3.67% का आपका इसमें कंट्रीब्यूट होगा, और डिवाइडेड बाय हम 100 करेंगे तो ये वाला अमाउंट आता है 554 रुपीज़ का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 8 रुपये और बचते हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 8 रुपीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हो 562 रुपीज़ का ये अमाउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे हम 2328 जो है इसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हमारे 1% के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें बेसिक सैलरी मिल गई 19,400 रुपीज़ की। अब इसमें से आपका 12% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो दोस्तों 2328 ये वाला अमाउंट आपके एम्प्लॉय का शेयर है, लेकिन एम्प्लॉयर भी इतना अमाउंट दे रहा है, तो इसमें से आपका 1250 जो मैक्सिमम अमाउंट है वो यहाँ पे जाएगा पेंशन में। तो इसमें से अगर हम माइनस करें 1250 तो ये वाला अमाउंट आपका यहाँ पे पेंशन में चला गया, जो बचा हुआ अमाउंट है 1078 वो यहाँ पे आएगा। दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है कि ये 3.67% ही आए, लेकिन क्योंकि इस पे एक कैप रखा है कि 1250 रुपीज़ ही मैक्सिमम एज अ पेंशन कंट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इसीलिए जो बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ पे ईपीएफ के अकाउंट में आएगा एम्प्लॉयर शेयर की तरफ से। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे डाउनलोड पासबुक का भी ऑप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे आपका जो ईपीएफ का पासबुक है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों ईपीएफ में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, तो वो वाला भी वीडियो आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसानी से हम अपनी ईपीएफ पासबुक जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो भी इंटरेस्ट रेट, रूल्स और लिमिट्स हमने इस वीडियो में देखे हैं ये आज की डेट के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़े से रूल्स को बदल दिया जाए या फिर लिमिट्स
लिमिट्स को चेंज कर दिया जाए। तो दोस्तों उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स की कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है और आप अपना ईपीएफ का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो इस ऐप को यूज करके। दोस्तों इस ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।